नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था महाजनपद के बारे में, तो हमने कल 5 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद आज आगे के महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें से उसके पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो आप लोग देख लीजिए कि इसमें आप लोगों का जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 जो आपके नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें आपके जो सामान्य अध्ययन का आया हुआ है, कौन सा आपका सामान्य अध्ययन का जो आए हैं बैच आपके, तो सामान्य अध्ययन में यूपी एलटी ग्रेड के लिए जो बैचेस हमारे आए हुए हैं, कौन से मित्रों, तो यूपी एलटी ग्रेड के लिए जो बैचेस आए हैं उसमें आपका यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए वो अभी इस समय पूर्णतः निःशुल्क आपको दिए जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को एक भी रुपए पे नहीं करना है। आप एप्लीकेशन पे जाइए, द स्मार्ट विजन क्लासेस डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और आप यहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड की जीआईसी की पूरी तरीके से निःशुल्क क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। इसमें आप लोगों को एक भी रुपए नहीं देना है। उसके अलावा आगे अगर देखते हैं तो कौन कौन से हैं, आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती 2025, जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2025 आया हुआ है, उसमें बिहार स्टेट की आपकी निःशुल्क क्लासेस चलाई जा रही हैं, पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें आप लोगों को एक भी रुपए नहीं देना है। यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं ये भी आप लोगों की बिल्कुल मुफ्त चलाई जा रही हैं, निःशुल्क है, एक भी रुपए पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद हम लोग चलिए क्लास के बारे में देखते हैं। अगला जो हमारा हमने जो पीछे महाजनपद के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने जो पढ़ा था अंग के बारे में पढ़ा था। अंग के अलावा आपका मगध था, मगध के बाद वज्जी, वज्जी के बाद आपने काशी और वत्स के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। ये आपके महाजनपद थे। आगे आपका जो छठवां महाजनपद है, छठवां महाजनपद के बारे में अगर हम लोग देखें तो आपका कौन सा, कौशल, कौशल महाजनपद आपका छठवां महाजनपद। तो आप लोग क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग जुड़ सकें। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौशल, जो आपका कौशल महाजनपद था। तो इसकी जो ये जो महाजनपद आप कौशल के बारे में जानते हैं, यह आपका बहुत ही बड़ा महाजनपद था। इसका विस्तार आपका नेपाल से लेकर के उत्तर प्रदेश के अयोध्या, साकेत, जिसको हम पुराना नाम क्या साकेत जानते हैं, साकेत को किस नाम से और जानते हैं, अयोध्या नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे महाजनपद इसी के अंडर में आते थे, जो सारे क्षेत्र थे ये सब इसी के अंदर में आते थे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो महाजनपद है उसके बारे में। उत्तरी भाग की इसकी आरंभिक राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और दक्षिणी की क्या थी, कुशावती। जो आपका उत्तर का क्षेत्र था, उत्तर की जो राजधानी थी आपकी, उत्तर की राजधानी आपकी क्या थी, श्रावस्ती थी, और जो दक्षिण की राजधानी थी, दक्षिण की राजधानी आपकी क्या थी, कुशावती। और इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो नदी थी वो कौन सी थी, सरयू नदी, जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती थी। कौन सी आपकी, सरयू नदी। सरयू नदी इसको दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इसमें और भी क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो कौशल काशी की प्रतिस्पर्धा में, अब कौशल और काशी के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता था। ये लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे। देखिए इतिहास हमको यही सिखाता है कि जब हम अपना पूर्ण विकास कर लेते हैं तो आपस में हम संघर्ष करने लगते हैं। तो अब महाजनपद अपने आप में विकासशील है, विकसित हो चुके हैं, तो अब ये आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, कि हम अपना विस्तार किस तरीके से कर सके। ऐसे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, अपना विस्तार करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। तो कौशल और काशी के बीच में बहुत ही दिनों तक संघर्ष चला, लेकिन
इसमें लास्ट में क्या हुआ कि काशी को कौशल के अंदर में मिला लिया गया। तो काशी जो आपका महाजनपद है, काशी को अंततः आपका कौशल के अंतर्गत मिला लिया गया, लेकिन आगे चल करके कौशल को भी मगध के अंतर्गत मिला लिया जाता है। यहाँ की जो एक राजधानी थी श्रावस्ती, वो आपकी एक राप्ती नदी पड़ती है, राप्ती नदी के किनारे स्थित थी। राप्ती नदी के किनारे अर्धचंद्राकार नगर था। जैसे आप लोग चंद्रमा को देखते हैं तो आधा चंद्रमा जैसा होता है, उस तरीके की श्रावस्ती नगरी थी, और ये आपका कौशल प्रदेश के अंतर्गत आता था। और जो अयोध्या, जिसको आप साकेत नाम से जानते हैं, जो आज का पुराने टाइम का साकेत था और आज हम अयोध्या नाम से जानते हैं, तो यहाँ की एक प्रमुख नगर था। रामायण काल में आप लोग जानते हैं साकेत, तो ये क्या था, प्रमुख नगर था। अब अगर रामायण काल की बात किया जाए तो जो साकेत क्षेत्र पड़ता है, वहां की राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी आपकी अयोध्या। साकेत की राजधानी क्या थी, अयोध्या यहाँ की राजधानी थी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। और भी आपके वर्णन मिलते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो पूर्व में है एक कंस नामक राजा रहता था यहाँ पर। जब महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए थे आपके श्रावस्ती में, उनके पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले यहाँ पर कंस नामक एक राजा रहता था, उसने काशी राज्य को जीत लिया था। उसके बाद महाकौशल, उसके बाद आप लोग आगे के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर देखे कि कौशल काशी की प्रतिस्पर्धा में कौन जीतता है, आपका कौशल विजयी रहता है, और किसको, काशी को कौशल में मिला लिया जाता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है मित्रों कि कौशल को काशी में मिला लिया गया। उसके बाद आगे अगर इसी में देखा जाए तो जो श्रावस्ती है, अचिरावती, जिसको हम राप्ती नदी नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से, राप्ती नदी नाम से भी जानते हैं, इसके किनारे में अर्धचंद्राकार नगरी स्थित था। कौन सा, आपका श्रावस्ती कैसा था, आपका अर्धचंद्राकार। जैसे कि आप लोग चंद्रमा को गोल देखते हैं तो ये आधा चंद्रमा, ऐसे आप लोग जानते हैं ना, तो ये आपका अर्धचंद्राकार आकार में आपका श्रावस्ती था। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए कि अयोध्या और साकेत यहाँ के प्रमुख नगर थे। अयोध्या साकेत यहाँ के क्या थे, प्रमुख नगर माने जाते हैं, और साकेत की राजधानी रामायण काल में आपको पता है कि अयोध्या थी। उसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व ही कंस नामक जो शासक था उसने काशी को जीत लिया था। कंस नामक जो शासक था उसने काशी पर अपनी विजय बना ली थी, काशी को उसने अपने आधिपत्य में ले लिया था, उसको जीत लिया था। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो जातक ग्रंथ में, जातक ग्रंथ में जो आपका कंस को है क्या बोला गया है, आपके वाराणसीग्राहो, क्या बोला गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या, वाराणसीग्राहो। वाराणसीग्राहो मीन्स होता क्या है कि बनारस पर विजय करने वाला, बनारस पर अधिकार करने वाला, जिसने बनारस पर अधिकार किया उसको क्या बोलते हैं, वराणसीग्राहो। तो जातक ग्रंथों में कंस को क्या बोला जाता है, वराणसीग्राहो। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि कंस का जो पुत्र था क्या नाम था उसका, महाकौशल, काशी पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो आपने यहां पर देखा कि काशी को तो महात्मा बुद्ध से पहले ही जीत करके किसके अधिकार में कर लिया गया था, कौशल के अधिकार में, जो कंस राजा थे। अब कंस का जो पुत्र होता है, कंस का पुत्र कौन, महाकौशल, महाकौशल ने यहां पर पूर्ण अधिकार कर लिया, पूरी तरीके से अधिकार करने का कार्य किसने किया, महाकौशल ने। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या है कि कौशल और मगध के बीच वैमनस्य का मुख्य कारण काशी राज्य था। अब वैमनस्य लड़ाई, जो आपस में मतभेद होते हैं, तो जो कौशल था और मगध था इसके बीच में, दोनों के बीच में जो लड़ाई का मुख्य कारण था काशी था, क्योंकि काशी की जो सीमा थी वो दोनों राज्यों से मिलती थी। काशी का जो क्षेत्र था वो आपका दोनों राज्यों से मिलता था। तो क्या था, दोनों सीमा पर स्थित था, मतलब जो काशी साम्राज्य आपका विस्तृत था वो आपका दोनों साम्राज्य पर था, दोनों जगहों पर था। उसके अलावा अगर देखेंगे कि बुद्ध के समय में कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजीत। जब बुद्ध का टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पीरियड पे कौशल का राजा कौन था, तो कौशल का राजा कौन था आपका, प्रसेनजीत।
प्रसेनजीत के बारे में आपको पता होगा कि उसने जो अपनी बहन महाकोसला, जिसको हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं, हम लोग एक नाम और जानते हैं, कोसला देवी नाम से भी जानते हैं, उसका जो विवाह करवाया था, तो उसने उसका विवाह किसके साथ करवाया था? जो मगध के शासक थे, हर्यक वंश के शासक हुए बिंबिसार, बिंबिसार के साथ उसने विवाह करवाया था। किसके साथ मित्रों? तो बिंबिसार के साथ उसने विवाह करवाया था। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग क्लास शेयर करिए ताकि लोग क्लास में ज्वाइन हो सके। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। गुड आफ्टरनून मैम। क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए, हमने यहाँ पर अभी जाना कौशल के बारे में। अब कौशल के बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी आए थे कौशल में, प्रसेनजीत के बुलाने पर ये प्रसेनजीत इनको संरक्षण प्रदान किया था। इसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में, जब हम वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक वंश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो अभी ये आपका हो गया कौशल महाजनपद। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि अभी कौशल महाजनपद में जब प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया था, तो उसी टाइम पीरियड पर उसने क्या किया था कि काशी को दहेज में दे दिया था। और दहेज में किसको दिया था? बिंबिसार को। और जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, तो प्रसेनजीत क्या करता है? काशी पर पुनः अधिकार कर लेता है। और जैसे ही वह पुनः अधिकार करने जाता है काशी पर, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि अब उसका बेटा जो बिंबिसार है, बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु। तो बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अब क्या करता है कि उसको बचाने की कोशिश करता है। तो जब पहली बार संघर्ष होता है, जब पहली बार युद्ध होता है प्रसेनजीत और किसके बीच में? अजातशत्रु के बीच में। अजातशत्रु प्रसेनजीत का क्या है? भांजा लगा। तो अब यहां पर आप देखिए कि मामा भांजे के बीच में अब युद्ध हो रहा है। तो जो आपका प्रथम संघर्ष हुआ, तो प्रथम संघर्ष में कौन जीत रहा है? तो प्रथम संघर्ष में आपका जीत रहा है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को हरा दिया। अब उसके बाद अजातशत्रु के जीतने के बाद जब दूसरा संघर्ष होता है, तो दूसरे संघर्ष में अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है। और जैसे ही उसको बंदी बनाया जाता है, तो बंदी बनाने के बाद अब क्या हो रहा है कि दोनों लोग अब संधि कर लेंगे। संधि में क्या होता है? समझौता। अब दोनों लोगों ने आपस में समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद क्या कर रहे हैं कि अब प्रसेनजीत अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर देगा? अजातशत्रु के साथ कर देगा। तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ये लोग मित्रता भी करते थे और वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। एक दूसरे के साथ विवाह कर करके, रिश्तेदारी बना करके, जब रिश्तेदार हो जाते हैं आपस में, तो क्या करते हैं? वैवाहिक संबंध में एक दूसरे से वैमनस्य खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़ा इनका खत्म हो जाता है। तो आगे इसके बारे में एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत, ये बहुत ही आपके क्या थे? पावरफुल नेता थे, एक प्रकार से राजा, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे। इनके बारे में एक चीज मिलती है, आप भरहुत स्तूप में देखेंगे, सांची का जो भरहुत स्तूप है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप के बारे में, भरहुत स्तूप में बुद्ध के और प्रसेनजीत के मिलने का विवरण किया गया है। जब बुद्ध और प्रसेनजीत दोनों लोग मिले, तो उसका वर्णन कहां पर आपको मिलता है? तो वर्णन आपका मिलता है भरहुत स्तूप में, और ये है कहां पर? सांची में है। सांची में भरहुत स्तूप है, यहीं पर आपका वर्णन मिलता है इनके मिलने का। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। आज हम लोग महाजनपदों को पूरा पढ़ेंगे। कल से हम लोग मगध का उत्कर्ष, जो मगध में आपके राजवंश है, जैसे उसका उत्कर्ष हुआ, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों को बोला था कि सारी क्लासेस सीक्वेंस में चलाई जाए, तो अब से आप लोगों की जितनी भी क्लासेस है, सारी क्लासेस सीक्वेंस में ही चलाई जाएंगी।
पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा आता है मल्ल। क्या आता है? मल्ल। हमने आपको बताया था कि वज्जी और मल्ल ये दो आपके कैसे थे? गणतंत्र थे। कैसे थे ये? आपके गणतंत्र थे। बाकी तो आपके राजतंत्रात्मक थे, लेकिन ये कैसे थे? गणतंत्र थे। अच्छा, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों में अंतर क्या होता है? कुछ लोगों को इन चीजों में भी प्रॉब्लम होती है। तो जो आपके राजतंत्रात्मक है वहां पर जो सत्ता है, जो शक्तियां हैं, वो किसी एक के हाथ पर होंगी, राजा के हाथ पर होंगी। लेकिन जो आपका गणतंत्र होता है, गणतंत्र में जो शक्ति है वो आपके एक ग्रुप के रूप में होगी, एक समूह में, एक संघ में डिवाइड की जाएगी। तो कैसे? जो आपके राजतंत्रात्मक है वहां पर जो शक्तियां हैं वो क्या होती हैं? एक जगह पर होती है, और गणतंत्रात्मक शक्तियां इधर उधर बांटी हुई होती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मल्ल जो गणतंत्र था वो कहाँ पे था? वज्जियों के, जो वज्जी था, वज्जी के पश्चिम में था। और यहाँ पर टोटल 9 जो कुल थे, जो छोटे छोटे 9 समुदाय थे, उनका समूह था। तो कितने समुदाय का समूह था? 9 समुदाय का आपका समूह था। और यहाँ पर कहाँ पे था? वज्जियों के पश्चिम में था। तो आपका था कहाँ पर मित्रों? तो ये था वज्जियों के पश्चिम में। उसके अलावा देखते हैं कि यहाँ की राजधानियां जो हैं 2 में डिवाइड थी। कौन कौन सी थी? एक आपकी कुशीनगर और एक आपकी पावा। कौन सी? कुशीनारा, जिसको हम कुशावती नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? कुशावती नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा और कौन सी थी? कुशीनारा। आगे देखते हैं इसमें जो कुशीनगर है, जिसको हम आधुनिक देवरिया, जो आपका देवरिया जिला पड़ता है, आधुनिक देवरिया का क्षेत्र ये आपका क्या पड़ता है? कुशीनगर। और जो पावा है उसको हम पड़गौना नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? पड़गौना। जो आपका आधुनिक पड़गौना है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? पावा नाम से। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस की जाए तो पावा में महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उनका निधन कहां पर हुआ था? पावा में हुआ था। कहां पर हुआ था? पावा में उनका निधन हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का पावा में निधन हुआ था। निधि पवार, ओम नमः शिवाय, महादेव। तो और जो आप कुशीनगर देखते हैं तो कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं? कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो कुशीनगर में आपके किनकी मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध की। और पावा पे किनकी मृत्यु हुई थी? तो आपके महावीर स्वामी के, जो 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं कि पावा के मल्लों ने उभाटक नामक संस्थागार बनवाया, जिसका उद्घाटन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। इन्होंने कौन सी संस्था का निर्माण किया? उभाटक नाम की एक संस्थागार बनवाया। तो अब एक संस्था का निर्माण करवा रहे हैं कौन? और इसका निर्माण कौन करवा रहा है? पावा के जो मल्ल है, पावा के मल्लों ने इसका निर्माण करवाया। और जिसका उद्घाटन के लिए किसको बुलाया गया? गौतम बुद्ध को, जो आपके बौद्ध धर्म के हैं। तो आपको पता होगा कि इनको कौन बुला रहा है? संस्थागार का उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है गौतम बुद्ध को। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। तो प्रारंभ में जैसे कि हम लोग देखते हैं विदेह, विदेह भी इसी आपका महाजनपद के अंतर्गत आता है। एक राजतंत्र के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे यह गणतंत्र के रूप में हो गए। प्रारंभ में ये सारी जगह का थी राजतंत्र के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे ये कैसी हो गई? आपकी गणतंत्र के रूप में हो गई, राजतंत्र से बदल करके। तो जैसे विदेह था, विदेह राज की भांति मल्ल राज जो था प्रारंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था, लेकिन बाद में ये गणतंत्र के रूप में आ गया।
कुछ जातक में ओक्काक को वहां का शासक बताया जाता है। वहां का शासक कौन है? ओक्काक। कौन? ओक्काक वहां का शासक बताया जाता है। और ये जानकारी हमको मिलती कहां से है? तो ये आपका कुछ जातक से आपकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? आपको कुछ जातक से आपको जानकारी प्राप्त हो रही। उसके अलावा कालांतर में यह राज्य क्या गणतंत्र के रूप में हो गया। पहले राजतंत्र के रूप में था, लेकिन अब ये गणतंत्र के रूप में हो गया। उसके बाद जब हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष होगा, तो जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु ने क्या किया कि मल्लों पर आक्रमण किया और इनको अपने में शामिल कर लिया। यहां पर आक्रमण कौन कर रहा है? अजात शत्रु। अब अजात शत्रु है कौन, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा है। आप लोग जानते हैं कि बिंबिसार इस वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार के बाद उसका बेटा जो अजात शत्रु आता है, प्रसेनजीत का भांजा। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भी किससे? अजात शत्रु के साथ करवाया था। इसको हम पितृहंता नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे इसने अपनी पिता को की हत्या करके गद्दी को क्या किया था? प्राप्त किया था। बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु ने गद्दी प्राप्त किया था, इसलिए इसको हम पितृहंता नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? इसने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसको बोला जाता है पितृहंता। चलिए आगे देखते हैं हम कि अजात शत्रु ने आक्रमण कर मल्ल राज को मगध में मिला लिया। अगला राजवंश हम लोग देखते हैं कि 8वां राजवंश आपका कौन सा आ रहा है? कि कुरु। कुरु राजवंश के बारे में देख लेते हैं। जो आपने पहला राजवंश, उसके बाद से 8वां राजवंश आपका कुरु। ये आपका जो आपका मेरठ है, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, ये सारे क्षेत्र आपके कुरु के अंतर्गत आते हैं। कौन से? मेरठ, दिल्ली। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, आप लोगों को आवाज आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्या है कि आपका कुरु। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के जो क्षेत्र हैं वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। जो आपका मेरठ है, दिल्ली है, थानेश्वर है, वहां के जो क्षेत्र है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? कुरु के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका कुरु महाजनपद है, मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर। थानेश्वर जब आप पढ़ेंगे, थानेश्वर राजधानी किसकी थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और ये आपके कौन से? पश्चिमी यूपी के क्षेत्र हैं। मेरठ आपका पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, तो ये आपका पश्चिमी यूपी में पाए जाते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को आधुनिक हिंदी के नाम से भी हम जानते हैं। सचिन कुमार जी, ओके, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो इसमें महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी राज्य में था। महाभारत में जो आप हस्तिनापुर के बारे में जानते हैं, तो हस्तिनापुर टाइपिंग का वर्क है क्या सर? ये सारी चीजें आप लोग स्क्रीन में जो नंबर दिया गया है इससे आप लोग संपर्क करिए। किसी प्रकार की आप लोगों को कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप लोग ये जो स्क्रीन में नंबर दिया गया है इस नंबर से आप लोग संपर्क करिए। तो यहाँ पर 9455496001, और अगर इसके अलावा करना है तो 01 को हटा करके आप 08 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ, जिसको हम आधुनिक दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो आपका वर्तमान में दिल्ली है, आपके भारत देश की राजधानी भी है, तो ये आपके कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। जो महाभारत कालीन हस्तिनापुर है वो इसी क्षेत्र में था। ये नंबर पे कॉल लग नहीं रहा, आप लोग इस नंबर पे संपर्क करिए 9455496008। इस नंबर पे भी आप संपर्क करके देख लीजिए
फोन लग जाएगा आपका। एक बार ट्राई करिए, इस पे आपका फोन लग जाएगा। तो चलिए, बुद्ध के समय में यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य। यहाँ का राजा बुद्ध के समय में, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, तो उस टाइम पीरियड पर यहाँ का जो राजा था वो कौन था? कौरव्य यहाँ का राजा था। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीजें हैं, कि कुरुक्षेत्र अपनी बुद्धि व बल के लिए प्रसिद्ध था। कुरुक्षेत्र का जो आप लोग जानते हैं, कुरु जो है राज्य, वो आपका बुद्धि, मतलब यहाँ के जो लोग थे बहुत ही बुद्धिमान थे, अपने जो कार्य करते थे एक सही तरीके से करते थे। तो कैसे? बुद्धि व किस लिए? बल के लिए, कि यहाँ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, तो बुद्धि व बल के लिए ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। और जब आपका इस पे भी नहीं लग रहा है, आप लोग ट्राई करिए, 1-2 बार फोन लग जाएगा। क्लास के बाद आप लोग कोशिश करिएगा, फोन लग जाएगा आपका। तो बुद्ध के समय में यहाँ के राजा कौन थे? कौरव्य थे, और कुरुक्षेत्र में अपनी बुद्धि व बल के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। कुरु पहले एक राजतंत्रात्मक के रूप में था, लेकिन बाद में ये गणतंत्रात्मक के रूप में हो जाता है। पहले राजतंत्रात्मक के रूप में होता है, बाद में कालांतर में गणतंत्र के रूप में हो जाता है। उसके बाद इसमें की जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो जो आपका महमूद सोम जातक है, क्या आपका महमूद सोम जातक, ये जो जातक कथाएं आपकी मिलती हैं, तो जो आपका महमूद सोम जातक है, यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से जानकारी मिलती है कि इस कुरु राज्य में लगभग 300 संघ थे। संघ क्या होता है? संघ होता है कि एक समुदाय जहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं, जिसको हम कबीले नाम से भी बोल सकते हैं, जो आपके कबीले होते हैं उसको भी हम बोल सकते हैं। और इसमें एक जानकारी मिलती है आपकी कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में इक्ष्वाकु को कुरु देश का राजा माना जाता है। जो आपका उत्तराध्ययन है, कौन सा? जैन धर्म का ग्रंथ है आपका उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन में किसको? जो इक्ष्वाकु का कुरु राजा माना जाता है। किसको माना जाता है मित्रों? तो जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में क्या माना गया है? इक्ष्वाकु को कुरु देश का राजा माना गया है। और इसी के नाम पर यहाँ ईसुकर नगर, कौन सा? ईसुकर नगर भी था। और यहाँ के जो राजा थे उनके वैवाहिक संबंध आप लोग देखिए, तो उनके जो वैवाहिक संबंध हैं वो कहाँ कहाँ से थे, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जो इनके वैवाहिक संबंध हैं, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में नंबर दे दिया गया है, इस पे आप लोग संपर्क करिए, कॉल आपका लग जाएगा 9415 9415 195560 195560 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिए। यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी जानकारी है प्राप्त हो जाएगी। तो सचिन जी आप लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि जैन ग्रंथ जो उत्तराध्ययन है, यहाँ पर इक्ष्वाकु को कुरु देश का क्या राजा माना गया है, और जिसके नाम पर क्या ईसुकर नगर नामक एक स्थान भी बनाया गया है। और उसके बाद जो यादव भोज व पांचाल राज्यों से कुरु राज्य के क्या थे? वैवाहिक संबंध थे। ये लोग क्या थे? आपस में वैवाहिक संबंध थे। कहां कहां से? यादव हो गए, भोज हो गए, पांचाल राज्यों के साथ इनके क्या थे? वैवाहिक संबंध थे। जातक ग्रंथों के अनुसार भी कुरु को क्या है, क्या माना जाता है? आपके जातक ग्रंथों में क्या माना गया है? युधिष्ठिर गोत्र, जिसको आपका युधिष्ठिर का जो परिवार है, आप जो महाराज युधिष्ठिर के बारे में जानते, 5 पांडव थे, उनमें जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर परिवार के राजाओं द्वारा शासित था। जो आपका जातक कथाओं के अनुसार जो आपका कुरु राज्य है, यहाँ पर युधिष्ठिर के जो परिवार वाले थे वो लोग शासन करते थे। तो कौन शासन करता था यहाँ पर? युधिष्ठिर के जो परिवार वाले थे वो लोग यहाँ पर शासन करते थे। तो चलिए अगला हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया 8वां। 9वां हम लोग देखते हैं कि 9वां आपका जो राज्य है कौन सा है, उसके बारे में देख लेते हैं। पांचाल।
पांचाल के अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र व रुहेलखंड का क्षेत्र आता है। पांचाल के अंतर्गत आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आपका हो गया मध्य गंगा का क्षेत्र हो गया, यमुना हो गया, दोआब होता है। दोआब का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। तो दोआब का क्षेत्र हो गया, रुहेलखंड का क्षेत्र हो गया। ये सारे क्षेत्र आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके पांचाल के अंतर्गत। और गंगा नदी क्या करती थी? इसको दो हिस्सों में बांटती थी। इसको दो हिस्सों में बांटने का कार्य कौन करता था? गंगा नदी इसको दो भागों में डिवाइड करने का कार्य करती थी। तो कौन सी नदी? गंगा नदी इसको क्या करती थी? दो भागों में बांटने का कार्य करती थी। उसके अलावा अगर हम लोग देख ले के उत्तरी जो पांचाल्य था उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र। जो आपका नॉर्थ पंचाल था, उत्तरी पांचाल था, यहाँ की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। तो उत्तरी की आपकी कौन सी थी? अहिछत्र। बरेली जिले का वर्तमान रामनगर, जो आपका प्रेजेंट टाइम में रामनगर क्षेत्र है, वो आपका क्या आता है? पांचाल की राजधानी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है आपकी? काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी है। प्रसिद्ध कान्य कुब्ज या कन्नौज नगर इसी में स्थित था। जो आप कन्नौज के बारे में जानते हैं, गंगा नदी के किनारे कन्नौज आपका स्थित है, जिसको हम कान्य कुब्ज नाम से भी जानते हैं। यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश आप लोग जानते हैं, पुष्यभूति राजवंश, जिसको आप लोग क्या नाम से? हर्षवर्धन यहाँ के क्या थे? राजा थे। हर्षवर्धन कौन थे? यहाँ के राजा थे। तो उन्होंने क्या, जो आपका कान्य कुब्ज और कन्नौज इसी में स्थित था, जिसका प्राचीन नाम क्या था? महोदय नगर। इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसका प्राचीन नाम क्या था? महोदय नगर इसका प्राचीन नाम था। उसके अलावा देखते हैं अयावसु ने इसकी स्थापना की थी। जो कान्य कुब्ज था इसकी स्थापना किसने किया था? तो अयावसु। किसने स्थापना किया था? तो अयावसु ने इसकी स्थापना किया था। उसके अलावा हम लोग देखेंगे महाभारत कालीन जो द्रौपदी है पांचाल की ही निवासी थी। इसी कारण से इनका नाम पांचाली, इनको पांचाली नाम से बोला जाता था। द्रौपदी आपकी कहाँ की थी? पांचाल की थी, और इनको पांचाली नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु पांचाल का एक राज्य था। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है तो जो कुरु है वह पांचाल का एक क्या था? राज्य था। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु पांचाल का एक राज्य था। चूलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का महान राजा था। कौन आपका? चूलानी ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त क्या था? यहाँ का महान राजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा कौन था यहाँ का? ब्रह्मदत्त। और कौटिल्य के समय यह राज्य एक गणराज्य में तब्दील हो गया था। जब कौटिल्य, आप लोग जानते हैं कि जब आपका घनानंद का टाइम पीरियड होता है उस समय पर ही कौटिल्य आते हैं। और कौटिल्य तक्षशिला के क्या होते हैं? आचार्य। कहाँ पर वो पढ़ाते थे? तक्षशिला में वो पढ़ाते थे, और वहीं के वो आचार्य थे, जो आपका आधुनिक पाकिस्तान में तक्षशिला क्षेत्र पड़ता है आपका। तो कौटिल्य के समय में यह राज्य क्या था? एक गणराज्य के रूप में हो चुका था। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है? सूरसेन। 10वां आपका क्या है? सूरसेन। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें। सूरसेन जो आपका ब्रज मंडल के क्षेत्र में पड़ता है, जो आपका आधुनिक ब्रज है, जैसे कि मथुरा वृंदावन का क्षेत्र जो आपका पड़ता है, वो किधर आपका? सूरसेन के अंतर्गत आता है। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा यहाँ की राजधानी थी। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, जो कि कहां पर? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपको पता है कि यमुना नदी आपकी यमुनोत्री जो आपका ग्लेशियर है वहां से निकलते हुए और आपके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और ये आती कहां से? उत्तराखंड से निकल करके यह नदी, ये तो आपका खैर जियोग्राफी का पार्ट है कि ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी। तो आपका यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के दिल्ली होते हुए और आपका यमुना कहाँ से? आपके मथुरा
के बाद आगरा, उसके बाद आगे ऐसे ही होते हुए प्रयागराज आती है और प्रयागराज में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि बुद्ध का जो समकालीन था अवंती पुत्र, क्या नाम था इसका? अवंती पुत्र। जो बुद्ध के टाइम पीरियड में थे उनका नाम क्या था? अवंती पुत्र नाम था, जो कि बुद्ध के टाइम पीरियड में थे। और उसने क्या किया था कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किसने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था? तो अवंती पुत्र ने यहाँ पर प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वह क्या था कि अवंती पुत्र गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और वह गौतम बुद्ध का क्या था? सर्व प्रमुख शिष्य था। जो आपकी यूनानी लेखक आए, जो यूनान से विदेशी यात्री आए, यूनानी लेखक आए, तो यूनानी लेखक जो आपके प्राचीन यूनानी लेखक आए, इस राजा को क्या बोलते थे? सूरसेनोई। जो आपका सूरसेन था, सूरसेन महाजनपद था, उसको क्या बोलते थे? सूरसेनोई। तथा राजधानी को क्या बोलते थे? मेथोरा। ये आपके कई बार पूछा जा चुका है, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आपके कई बार पूछा जा चुका है कि मेथोरा किसको बोला जाता है? तो मेथोरा किसको? आपके मथुरा को मेथोरा बोला जाता है। जो यूनानी आपके यात्री आए, यूनानी यात्रियों ने क्या बोला? इसको मेथोरा नाम से बोला। महाभारत व पुराणों के अनुसार यहाँ पर यादव वंशी राजा कृष्ण शासन करते थे। जब आप महाभारत और पुराणों में पढ़ते हैं तो महाभारत और पुराणों में पता चलता है कि यहाँ के जो राजा थे यदुवंशीय, मतलब यादव वंश के थे। कौन? आपके कृष्ण। यहाँ पर कौन शासन कर रहा है? तो राजा कृष्ण यहाँ पर शासन कर रहे हैं, जो कि यादव वंश के। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? महाभारत व पुराण से मिल रही है। पहले यह कैसा था? गणतंत्र राज था, बाद में इसको राजतंत्र के रूप में स्थापना की गई। पहले यह कैसा राज्य था? गणतंत्र के रूप में था, उसके बाद इसको राजतंत्र के रूप में स्थापना किया गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें कि यादव कुल वीतिहोत्र व सातवत उपकुलों में विभाजित था, या छोटे छोटे उपकुलों में विभाजित था। तो कौन कौन से उपकुल थे? तो वीतिहोत्र और सातवत। कौन से उपकुल हो गए इसके? वीतिहोत्र और सातवत हो गए। इसके बाद सातवत उपकुल अंधक, वरसणी, महाभोज, दयवृद्ध आदि में विभक्त था। तो यादव कुल पहले तो दो पार्ट में आपका विभाजन उसका हुआ था, वीतिहोत्र और कौन सा आपका? एक आपका इसमें क्या हुआ? वीतिहोत्र के अलावा सातवत। क्या हुआ? सातवत। पहले तो ये सातवत और वीतिहोत्र में आपका विभाजन था। फिर जो सातवत कुल था वो आपका वृषणी हो गया, महाभोज हो गया, दयव्रत हो गया, आदि भागों में विभक्त इसको किया गया था। तो आपका इतने पार्ट में इसको विभाजन किया गया था। उसके बाद हम अगला देखते हैं, सूरसेन के बाद मत्स्य। मत्स्य के बारे में हम लोग देखते हैं। जो आपका मत्स्य है, मत्स्य के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान अलवर, भरतपुर, जयपुर में यह महाजनपद स्थित था। यह आपका किधर था? पश्चिमी क्षेत्र में। यह महाजनपद आपका कहां पे था? पश्चिमी क्षेत्र में यह महाजनपद था आपका। तो पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान का जो वर्तमान का अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, यह जनपद इन क्षेत्रों में आपका स्थित था। अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ की जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर। राजधानी क्या थी यहाँ की? विराटनगर यहाँ की राजधानी थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो विराट नामक राजा ने यहाँ की स्थापना किया था। तो किसने स्थापना किया था? विराट नामक राजा ने यहाँ की स्थापना किया था। तो यहाँ की राजधानी की स्थापना किसने किया था? विराट नामक राजा ने यहाँ की स्थापना किया था। मत्स्य प्रदेश कभी चेदी महाजनपद के अधीन रहा था। जो आप चेदी महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा है, तो मत्स्य पहले किसके अधीन में था? चेदी के अधीन में था। अभी चेदी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपका 11वां है। आपका मत्स्य प्रदेश किसके अंडर में था? पहले चेदी महाजनपद के अधीन था। महाभारत में उल्लिखित सहाज नामक राजा ने दोनों जनपदों पर संयुक्त शासन किया। चेदी पर और कहां पर? आपके मत्स्य पर। मत्स्य और चेदी पर, मत्स्य और चेदी पर
कौन से आपके सहाज, सहाज नामक राजा जो है उन्होंने यहां पर शासन किया। कहां पर? मत्स्य और चेदी पर। मत्स्य और चेदी पर सहाज नामक राजा ने शासन किया था। उसके बाद अगर देखा जाए कि यहाँ की साहित्यिक स्रोतों में उल्लिखित अपर मत्स्य, वीर मत्स्य इस महाजनपद की शाखाएं थी। तो आपका बहुत जगहों पर वर्णन मिलता है इसकी उप शाखाओं के बारे में। जब इसको हम लोग विभक्त कर देते हैं, कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसके डिवाइड करने का जो हमको मिलता है तो कहां पर मिलता है? आपका अपर मत्स्य और वीर मत्स्य के बारे में जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि आपके पुराण हो गए, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ये आपके क्या हैं? साहित्यिक स्रोत हैं जिनको हमने लिखा है और पढ़ा जा चुका है। तो किस मानते? साहित्यिक स्रोत में उल्लिखित अपर मत्स्य और वीर मत्स्य इस महाजनपद की क्या थी? उप शाखाएं थी। अंततः मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। मत्स्य को कहां पर मिला लिया गया? मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। आप लोग जब कल से पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष तो उसमें आप लोग देखेंगे किस तरीके से सारे महाजनपदों को कौन कौन से राजाओं ने कैसे यहां पर मिलाने का कार्य किया। अगला हम देखते हैं अवंती। अवंती के बारे में आप लोग देखिए कि अवंती क्या है। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद कहां पर स्थित था? तो पश्चिम व मध्य मालवा, आपका पश्चिमी क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र जो आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, और दक्षिणी मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपका मालवा के अंतर्गत आता है। तो मध्य मालवा में स्थित महाजनपद की उत्तरी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और दक्षिणी राजधानी क्या थी? माहिष्मती, जिसको महेश्वर नाम से भी जानते हैं। जो आपका आधुनिक उज्जैन है उसको हम उज्जैनी नाम से भी जानते हैं। यह हमारी पौराणिक राजधानियों में मानी जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है आपका उज्जैनी। इसके बाद जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं आपके मध्य प्रदेश में, विंध्य की जो पहाड़ियां हैं यह इसे दो भागों में बांटने का कार्य करती थी। तो विंध्य की पहाड़ियां इसको कितने? दो पार्टों में बांटने का कार्य करती थी। तो इसको दो भागों में डिवाइड कौन कर रहा है? विंध्य की जो पहाड़ियां हैं वो इसको दो भागों में बांटने का कार्य करती है। दोनों के मध्य वेत्रवती नदी बहती थी। इनके मध्य में कौन सी नदी बहती थी? वेत्रवती। कौन सी नदी बह रही है? तो वेत्रवती नदी इनके मध्य में बहती थी। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जुड़ सकें। क्लास को शेयर करते रहिए। तो यहाँ के बीच में आपके कौन से? वेत्रवती नदी बहती थी। और उज्जैनी का राजा कौन था? चंडप्रद्योत। उज्जैनी का राजा कौन था? चंडप्रद्योत। उज्जैनी का राजा आपका कौन था? चंडप्रद्योत उज्जैनी का राजा था। उसके बाद मध्यम निकाय के अनुसार प्रद्योत के भय से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। चंडप्रद्योत इतना पराक्रमी शासक था कि इससे भयभीत होकर के जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु कहाँ का राजा है? मगध का। मगध का शासक कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी जो राजगृह है उसका दुर्गीकरण करवाया था। दुर्गीकरण क्या होता है? कि चारों तरफ से उसको दुर्ग के रूप में घेराबंदी करवाना। जब आप किसी महल का घेराबंदी करवाते हैं अपने घर में, जैसे कि आपने बाउंड्री बनवा ली, तो उसको क्या बोलते हैं? दुर्गीकरण। तो उसको एक मजबूत दीवार से घेराबंदी करवा लेना क्या होता है? दुर्गीकरण। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रद्योत ने क्या, जो चंड प्रद्योत थे, वत्सराज, उदयन व सूरसेन महाजनपद में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कहां पर? जो चंड प्रद्योत ने वत्सराज, उदयन व सूरसेन महाजनपद में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और यहाँ के साथ मित्रता इन लोगों ने बनाई थी। इन लोगों के साथ क्या? वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए थे। और क्या?
इन लोगों से लड़ाई ना हो, मित्रता का भाव इनके साथ क्या किया था, इन्हें बनाने का कार्य किया था। प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को अवंती आने के लिए क्या निमंत्रण दिया था। चंड प्रद्योत ने अवंती बुलाने के लिए महात्मा बुद्ध को क्या इनविटेशन कार्ड दिया था, लेकिन महात्मा बुद्ध वृद्धावस्था में थे तो वो कभी अवंती जा नहीं सके। इनविटेशन तो दिया गया उनको, लेकिन वो कभी अवंती जा नहीं सके। तो आगे हम देखते हैं कि प्रद्योत के पश्चात पालक अवंती का शासक हुआ। चंड प्रद्योत के पश्चात आपका शासक कौन होता है, तो आपका पालक अवंती का शासक बनता है। पालक के पश्चात विशाख यूप, अजक व नंदीवर्धन यहाँ के शासन हुए। कौन? नंदीवर्धन यहाँ के शासक हुए। ते आपके कहाँ के? अवंती के ये सारे शासक हैं। फिर अंतः मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती का मगध में विलय कर लिया। जैसे ही आपका हर्यक वंश समाप्त होता है, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग जो आपका शुंग शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश का संस्थापक भी यही था। कौन? आपका शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? यही था आपका। तो मगध पे मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। उसके बाद हम देखते हैं अवंती राज्य का आर्थिक महत्व इसलिए बहुत अधिक था कि ये उत्तर भारत के एक ओर दक्कन से तथा पश्चिमी समुद्र के बंदरगाहों से जोड़ने वाले व्यापारियों के मार्ग पर अवस्थित था। इसका व्यापारिक महत्व भी बहुत अधिक था। अवंती जो था इसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि पश्चिम में बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। जो आपके बंदरगाह पड़ते हैं उनसे जुड़ा हुआ था। और ये आपके उत्तर में दक्कन का जो मैदान है, जो आपके व्यापारिक क्षेत्र का, आपका व्यापारिक क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पाया जाता है, तो यहाँ से आपका जुड़ा हुआ था। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला चेदी। चेदी के बारे में हम लोग देखते हैं। चेदी राजवंश ये आधुनिक बुंदेलखंड, जो आपका आधुनिक बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या पड़ता है? चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है, जो कि कहाँ पर था? यमुना किनारे स्थित था। कहाँ पर था? आपके यमुना किनारे में स्थित था चेदी महाजनपद। राजधानी यहाँ की क्या थी? सोत्तीवती यहाँ की राजधानी थी। राजधानी क्या थी? सोत्तीवती, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? महाभारत में सूक्तिमती नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी को हम क्या नाम से? सूक्तिमती नाम से भी जानते हैं। महाभारत काल में यहाँ के जो राजा हुए हैं, प्रसिद्ध राजा, वो कौन थे? शिशुपाल थे, जिनका कृष्ण ने वध किया था। हमने इसके बारे में बताया था कि जो चेदी थे, चेदी के राजा कौन थे? शिशुपाल थे। शिशुपाल को उनकी माता कौन? श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे। और जब जन्म हुआ शिशुपाल का, तो शिशुपाल शांत नहीं हो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। तो क्या हुआ उस पे कि ऋषियों को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया। तो जब आचार्य ऋषि आए तो उन्होंने देखा कि शिशुपाल शांत क्यों नहीं हो रहा है। तो एक आचार्य ने बताया कि यह जिसकी गोद में जाकर के शांत हो जाएगा वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। मतलब जो भी इसको पकड़ेगा और जिसकी गोद में आकर के शांत हो जाएगा वह इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब वासुदेव श्री कृष्ण ने शिशुनाग को अपनी गोद में उठाया तो यह बिल्कुल शांत हो गए। तो उनकी माता को भय होने लगा कि मेरे बेटे के मृत्यु का कारण कृष्ण ही बनेंगे। तो उन्होंने श्री कृष्ण से एक विनम्र अनुरोध किया कि मेरे बेटे के लिए 100 पाप क्षमा किए जाएं। क्या? 100 पापों का क्षमादान मांगा कि मेरा बेटा अगर 100 बार अपराध करे तो उसको तुम्हारे द्वारा कोई भी हानि ना पहुंचाई जाए। तो श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जब तक यह 100 पाप करेगा, 100 पाप इसके पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो जब द्रौपदी का, जब आप लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर यज्ञ करवाते हैं, तो यज्ञ में वासुदेव कृष्ण को जब अतिथि के रूप में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो प्रमुख स्थान देने पर कौन? शिशुपाल सबसे अधिक विरोध करता है। और शिशुपाल के विरोध करने पर
सारे लोग, बाकी सारे लोग तो सहमत होते, लेकिन शिशुपाल अशब्द बोलने लगता है और श्री कृष्ण को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके 100 अपराध पूरे होते हैं तो श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से श्री कृष्ण किसका, शिशुपाल का वध कर देते हैं। तो आपका महाभारत की जो आपकी ये कथा है, महाभारत कालीन यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था कौन था, शिशुपाल का, जिसका वध किसने किया था, कृष्ण के द्वारा किया गया था। उसके अलावा चेतीय जातक में वहां के एक अन्य शासक उपचर का नाम भी मिलता है। किस में मिलता है, आपके जो चेतीय जातक है उसमें मिलता है। कालांतर में इस राज्य की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई, जिसके खारवेल नाम से शासक महत्वपूर्ण है। कलिंग, कलिंग का आप 2 वजहों से नाम जानते हैं। एक तो कलिंग के बारे में जानते हैं कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो जो रक्त रंजित भूमि देखी, इतने सारे लोग मारे गए, तो उन सबके मरने से उनको क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, और उसके बाद से वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। और कलिंग युद्ध के बाद ही वह अपने अस्त्रों को त्याग कर देते हैं। और एक आप जानते हैं, कलिंग के राजा जो खारवेल हैं, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा, हाथी गुम्फा हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बारे में आप लोगों को अध्ययन करवाया जाएगा, बताया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला राजवंश अस्मक। अस्मक के बारे में देख लेते हैं। अस्मक आखिरकार यह राजवंश कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से यह आया। तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह इकलौता ऐसा राज्य था जो कि आपका कहां पर था, आपका दक्षिण भारत में था। और जो अस्मक था गोदावरी तट के दक्षिण भारत पर स्थित एकमात्र महाजनपद था। उसके अलावा अगर देखेंगे तो इसका जो उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहां पर इसका उल्लेख प्राप्त हो रहा है, तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो इसका उल्लेख और कहाँ प्राप्त होता है, तो अंगुत्तर निकाय के अलावा आप लोग जानते हैं कि इसका जो उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, वृहत संहिता आदि चीजों में भी इसका प्रमाण मिलता है। तो वृहत संहिता हो गया और उसके अलावा अष्टाध्यायी हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसमें भी इन सबके विवरण प्राप्त होते। और यहाँ की जो राजधानी थी वो क्या थी, अस्मक की जो राजधानी थी क्या थी, पोटन या पोटली, जो वर्तमान बोधन है। तथा मूलक प्रदेश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, जिसको आप पैठन नाम से भी जानते हैं। क्या थी, प्रतिष्ठान। मूलक प्रदेश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। आगे इसमें देखते हैं कि इसका जो विवरण मिलता है कहाँ कहाँ पर, अष्टाध्यायी हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, बृहत संहिता हो गया। और यूनानी स्रोतों के अनुसार अस्मक का राज्य क्या था, दक्षिण में ना होकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में था। इसका जो विवरण मिलता है अस्मक का, तो इन सारे ग्रंथों में क्या मिलता है कि यह जो क्षेत्र था यह कहां पर नहीं था, आपके दक्षिण में नहीं था, उसके अलावा कहां पर था, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में था, उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में था। उसके अलावा इसमें देखते हैं कि अस्मक तथा मूलक प्रदेश एक दूसरे के पड़ोसी थे। अस्मक और मूलक ये कौन थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। अस्मक की राजधानी क्या है, पोदन, जिसको हम पैठन नाम से भी जानते हैं। और मूलक की राजधानी क्या है, मूलक की राजधानी आपकी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को हम पैठन नाम से भी जानते हैं। और आगे देखते हैं, दोनों के ही शासक इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। कौन थे, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। दोनों जगह के शासक आपके इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। उसके अलावा गोदावरी नदी दोनों के मध्य में विभाजन रेखा थी। जो गोदावरी नदी थी वह दोनों को विभाजित करती थी। किसको, आपका जो अस्मक हो गया और एक आपका प्रदेश मूलक हो गया। अस्मक और मूलक को विभाजित करने का कार्य कौन करता था, तो गोदावरी नदी इसको विभाजित करने का कार्य करती थी। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूक्त में, जो आपका दीर्घ निकाय है उसके महागोविंद सूत्र में रेणु नामक सम्राट
कि ब्राह्मण पुरोहित महागोविंद ने अपने साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित किया था। किसने विभाजित किया था? कि आपका जो महागोविंद, महागोविंद है कौन? जो आपका रेणु का सम्राट है, रेणु का महासम्राट जो पुरोहित है महागोविंद, उसने अपने साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित कर दिया था। इसमें से एक साम्राज्य उसका अस्मक था। कौन? इसमें से एक क्या था? अस्मक था। अवंती अस्मक के संघर्ष में अस्मक की हार हुई थी और किसकी? अवंती की जीत हुई थी। जब अवंती और अस्मक का आपस में संघर्ष चला, तीन दोनों के संघर्ष में जो अवंती की विजय हुई थी और अस्मक की हार हुई थी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। 15वां आपका गांधार। क्या? गांधार आपका 15वां। तो इसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिले, आपके कश्मीर घाटी और उत्तरापथ के पश्चिमोत्तर क्षेत्र। अच्छा, उत्तरापथ क्या है? उत्तरापथ के बारे में आप लोग जान लीजिए। उत्तरापथ था उत्तर का जो पथ, उत्तर का जो रास्ता था, जो कि आप लोग आजकल जिस नाम से जानते हैं, वर्तमान में आप जीटी रोड नाम से जानते हैं, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। ये आपकी जो उत्तरापथ है, ये पेशावर से होकर के आपके बंगाल में कोलकाता तक जाती है। ये जो आपकी सड़क है, कहां से? पेशावर से लेकर के, पाकिस्तान के पेशावर से, और कहां तक ये आती है? तो आपके जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, कोलकाता तक। इसको हम उत्तरापथ नाम से जानते हैं। और उत्तरापथ के बारे में एक जानकारी कि इसका निर्माण अगर देखा जाए तो यह आपका प्रारंभिक पौराणिक इतिहासों में भी प्राप्त होता है। लेकिन उत्तरापथ के बारे में कुछ जानकारियां ये मिलती हैं कि जो आपका मेडिवल पीरियड में, पहले तो इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया, उसके बाद से समुद्रगुप्त के बारे में भी कई सारी सूचनाएं मिलती हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि आप इसका जो निर्माण है वो आपके मुगल पीरियड में भी, कौन आपके राजवंश आया था, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिसको हम जीटी नाम से भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो चलिए, इसके बाद हम लोग, ये हो गया उत्तरापथ तक ये पूरा विकसित था। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर, रावलपिंडी जिले व कश्मीर की घाटी से पश्चिमोत्तर तक यह विकसित था। उसके अलावा कुंभकार जातक के अनुसार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कहां के अनुसार यहाँ पे प्राप्त हो रहा है? कुंभकार जातक के अनुसार रावलपिंडी के निकट में जो तक्षशिला, तक्षशिला के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ के जो ये जो विद्यालय था, ये विश्वविद्यालय, यहाँ के आचार्य आपके आचार्य चाणक्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में अपना बहुत ही बड़ा क्या एक रोल अदा किया था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद विद्या व व्यापार यहाँ के प्रमुख केंद्र था। जो तक्षशिला है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? विद्या या व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय या किसके लिए प्रसिद्ध था? आपका व्यापार और विद्या के लिए। इसके बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? पुष्कर सारिन, जिसको हम पुष्य साति बोल नाम से जानते हैं। पुष्कर सारिन था, जिसने क्या किया था? मगध राज बिंबिसार के दरबार में दूत मंडल भेजा था और मैत्री संबंध बनाए थे। इसने मगध का जो शासक था बिंबिसार, बिंबिसार के यहाँ पर एक दूत मंडल भेजा था कि हम लोग आपसी संपर्क बनाए, मतलब मैत्री भाव, मित्रता के लिए एक दूत मंडल भेजा था। और उसके बाद आगे देखते हैं कि उसने अवंती के साथ युद्ध किया तथा चंड प्रद्योत को हराया था। क्या किया था उसने? कि यहाँ का जो शासक था उसने किसको हराया था? चंड प्रद्योत को हराया था। अब चंड प्रद्योत कौन था? उसके बारे में आपने अभी जाना था कि चंड प्रद्योत कौन था, बताइए आप लोग। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि अवंती का क्या था? राजा था चंड प्रद्योत। कौन था? अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को हराया था। और पुष्क कलावती, जिसको हम आधुनिक चारसद्दा गंधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। कौन? पुष्क कलावती। पुष्क कलावती यहाँ का क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके अलावा पुक्कू साथी पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु गया था।
जो यहाँ का राजा था पुक्कुसाती, उसने कहां पर पैदल चल के वह पैदल चल के बुद्ध के दर्शन के लिए गया था। कौन? जो पुक्कुसाती है। उसके अलावा कालांतर में हखमनी शासक डेरियस बेहिस्तून अभिलेख में गांधार को हखमनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। जो आपका डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख है, कौन सा? डेरिया का बेहिस्तून अभिलेख है। यहां पर आपका गांधार को कहां पर? हखमनी साम्राज्य का, डेरियस प्रथम जिसको आप लोग जानते हैं डेरियस के नाम से, तो साम्राज्य का क्या हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद अगला देखते हैं हम, ये आपका क्या है? कंबोज। कंबोज के बारे में देखते हैं कि कंबोज आपका, ये आपका आखिरी महाजनपद है। गांधार व कंबोज दोनों राज्यों के नाम बौद्ध ग्रंथों में साथ साथ प्रयुक्त हुए हैं। कंबोज और गांधार के नाम आपको एक साथ मिलते हैं। आधुनिक दक्षिण पश्चिम जो आपका गांधार है, जो आपका आधुनिक काल का दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर है, जिसको आप काफिरिस्तान, प्राचीन में इसको कपिसा, हिंदू कुश से काबुल तक का क्षेत्र, जो आपका कपिसा से हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं वहां तक का जो क्षेत्र है, तो आपका किसके अंतर्गत आता है? आपका आधुनिक जो दक्षिणी, ये आपका किसके? कंबोज के अंतर्गत आता है। राजौरी हजारा क्षेत्र प्राचीन कंबोज के भूभाग थे। जो राजौरी है, हजारा है, यह आपके प्राचीन जो आपका कौन सा है? कंबोज, उसके भूभाग थे। प्राचीन कंबोज के भूभाग कौन से थे आपके? हजारा और राजौरी। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय यहाँ पर गणराज्य में तब्दील हो गया। प्रारंभ में यहाँ पर क्या था? राजतंत्र के रूप में लोग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया तो वहां के बाद क्या हुआ? यहाँ पर गणतंत्र के रूप में शासन व्यवस्था स्थापित होने लगी। तो यह उल्लेख हमको मिलता कहां पर है? तो कौटिल्य के समय के जो ग्रंथ है वहां से हमको उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ताप शस्त्रोपजीवी बोला है। अच्छा, वार्ताप शस्त्रोपजीवी क्या होता है? इसका अर्थ होता है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य में बहुत अधिक निपुण होना। जो आपके कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और वाणिज्य हो गया, इसमें जीविका चलाते हैं, इसी से जीवन यापन हो रहा है जिनका, उसको हम क्या बोलते हैं? वार्ताप शस्त्रोपजीवी। तो इनका किस किस चीज से? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वाणिज्य हो गया, शस्त्रों के द्वारा क्या होता था? इनका जीवन चलता था। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका मध्य एशिया की बात हो रही है। जो आपका कंबोज था, कंबोज अपने घोड़ों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। यहाँ के जो घोड़े थे बहुत ही अच्छी नस्ल के पाए जाते थे। तो यह प्रसिद्ध किस लिए था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी, और कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर यहाँ की राजधानी थी। तो चलिए, ये आपके हो गए 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में आज आप लोगों ने अध्ययन किया। कल हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, द राइज ऑफ मगध, उसके बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको आप लोग देख लीजिए कि जो ये हमारा एप्लीकेशन है द स्मार्ट विजन क्लासेस, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पर आप लोग द स्मार्ट विजन क्लासेस सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर लेवल की संघर्ष बैच जो है वो हम लोगों का आ चुका है, और यह आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं वो आप देख लीजिए कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी, और उसके साथ ही आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास में उपस्थित नहीं है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेज होंगी सारी क्लासेस के आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी क्लासेस हैं सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको जो टेट है उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, और जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो आपको क्या होगा? प्रैक्टिस भी आपकी बिल्कुल फ्री में चलेगी। और हर 5 से 7 क्लासों के बाद
एक डाउट क्लास चलाई जाएगी, जिसमें आपको जितने भी डाउट है उनको आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, और जितने भी एग्जाम से ओरिएंटेड कंटेंट होंगे, जो भी एग्जाम से संबंधित चीजें होंगी, वही आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा हमारे और कौन कौन से बैच आ रहे हैं, इस पे आप देख लीजिए कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट जेआरएफ, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, बीपीएससी, केंद्रीय विद्यालय की जो है, नवोदय विद्यालय की जो है, और ईएमआरएस, ये सारे कोर्सेस आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ मगध। धन्यवाद।